अभी मैंने बताया किरचॉफ्स इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट करना था अपने को। ये जो था डी डेल्टा आर एच विल बी डेल्टा आर सी पी डी टी, ये है किरचॉफ्स लॉ। अब डेल्टा आर सी पी विल बी, इसका प्रोडक्ट का ये कोइफिशिएंट हो गया, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, सीपी ऑफ रिएक्टेड। जैसे कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड, तो डेल्टा आर सी पी जी होगा। उधर क्या है, सीपी ऑफ H2O लिक्विड 1 मोल है, माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट कौन सा, H2 गैस, वो भी 1 मोल है, माइनस हाफ इंटू सीपी ऑफ O2 गैस, ऐसे होगा। मतलब रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट। इफ डेल्टा आर सी पी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मोस्टली इंडिपेंडेंट ही देते हैं वो, कुछ वैल्यू दे देंगे, देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यदि इंडिकेटेड है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा डी डेल्टा आर सी पी डी डेल्टा आर एच विल बी डेल्टा आर डेल्टा आर सी पी इधर, और ये डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये जो बच जाएगा T1 टेम्परेचर पे T2 पे, और ये T1 से T2, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर H2, आर क्यों लिखे, डेल्टा H2 ही लिखो, हीट एट टेम्परेचर 2 माइनस हीट एट टेम्परेचर 1 विल बी डेल्टा सी पी T2 माइनस T1, ऐसे। और डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। CPCV क्या है, हीट कैपेसिटी। तो T1 टेम्परेचर पर डेल्टा H1 था, तो T2 टेम्परेचर पर क्या होगा, दैट इज डेल्टा H2। एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। एग्जाम्पल, डेल्टा H at 300 Kelvin will be what? डेल्टा H 300 Kelvin गिवन है, सपोज 80 जूल, है ना। और फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स आउट B2 प्लस 3C, है ना। इसका CP जो है, मान लो कि 2 दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 1 दिया हुआ, तो क्या आएगा फिर वो वैल्यू। फॉर्मूला डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1। ट्राई करो।
अचल ने आंसर किया 100 जूल। और लोगों का? और किसी का कोई आंसर नहीं? साहिल -11.5। ओके, सौरभ कोई आंसर? सौरभ, आनंदी, प्रद्युम्न, कोई आंसर नहीं आ रहा। सब शांत है। अथर्व, मेहुल, मेहुल एंड श्रेड, सिद्धेश, सोहम, यश, इतने सारे लोगों किसी का आंसर नहीं आ रहा। एटी जूल ही होगा। ऐसे होगा ना? डेल्टा सीपी प्रोडक्ट 3 + 3 माइनस रिएक्टेंट 4, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 × 1, 3 × 1, 2 × 2, into 10, 100। इफ डेल्टा सीपी 0 तब क्या होता? डेल्टा सीपी 0 हो जाए तो? हाँ, तो सेम आता है। तो ये क्वेश्चन आता है, डेल्टा सीपी ऐसा वैल्यू बैलेंस करता है ना कि 0 आ जाए वो। जीरो आने पे क्या होता है कि आंसर वही आ रहा है, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि आंसर वो नहीं आ सकता, कुछ और होगा। उसके लिए जानबूझकर कोशिश करते हैं कि 0 कर दें, सेम आ जाए वो। ओके, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ क्लियर हो गया ना कि किसी एक टेम्परेचर पे इंथैल्पी मालूम है तो तुम दूसरे टेम्परेचर पर बता सकते हो। ऐसे तो वो भी दे सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करो, है ना, तो एडवांस में ऐसा दे सकते हैं कि डेल्टा सीपी
टेम्परेचर का कुछ रिलेशन के साथ। केस 2 मतलब टेम्परेचर के साथ वैरी करे। If delta RCP is temperature dependent, तब डेल्टा सीपी बाहर नहीं आएगा, तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो मान लो ए गैस है, गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस। सीपी ऑफ ए गैस is given to be A plus B T, and CP of B gas is given to be A dash plus B dash T, ऐसे। इसी तरह सी गैस का भी गिवन है। So now delta CP will be what? सबका 111 ही स्टोइकियोमेट्रिक है। तो CP of B gas plus CP of C gas, यही होगा ना, माइनस CP of A gas। तो डेल्टा RCP का वैल्यू जो आ गया, इसका वैल्यू A डैश प्लस A डबल डैश माइनस A प्लस B डैश प्लस B डबल डैश माइनस B T। तो डेल्टा RCP इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B T, where delta A is equal to A dash plus A double dash minus A, and delta B is equal to B dash plus B double dash minus B। इस फॉर्म में आ गया था, बस इसको इंटीग्रेट करो। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा CP, मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा BT जो भी फॉर्म आ जाए, तो बस एक नोटेशन हो गया डेल्टा CP GT। इसको इंटीग्रेट कर देना T1 से T2। जैसे यही फॉर्म रहता था डेल्टा A T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा B बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। सबको क्लियर इतना? किरचॉफ्स लॉ भी? यस, ओके। Now if you go for isochoric process, तो उसका dV का वैल्यू 0 है और du इक्वल टू dqv प्लस dw, यही 0 हो गया। तो du इक्वल टू dqv, डेल्टा u इक्वल टू qv इक्वल टू n cvm डेल्टा t। ये किया था मैंने, शायद पहले भी कर दिया था कल ही। आइसोकोरिक प्रोसेस का चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, dv 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 होगा। Now if we go for isobaric process, तब क्या होगा?
du इक्वल टू dq प्लस dw। तो du इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dq, और dw क्या होगा, pb, किया जाता माइनस pdv। p कांस्टेंट है, pdv इज द वर्क डन। तो du प्लस pdv इक्वल टू dq, और यही डेल्टा एच था। तो डेल्टा एच इक्वल टू qp। The heat given at constant pressure is enthalpy. और ये वैल्यू कितना आ जाता है, n cpm डेल्टा टी। ये कल भी किया था, ये रिलेशन फालतू का लिख दिया मैंने। तो हीट गिवन एट द कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा एच, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेल्टा यू। नाउ वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या डिफाइंड होगा, जैसे सिलेंडर पिस्टन हो गया, ऐसे तुमने प्रेशर P डाला, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो, यहाँ पे डिस्टेंस L था, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ये यहाँ से dx आगे बढ़ जाए, तो dx एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये x डिस्टेंस पे dx गया अगेंस्ट P एक्सटर्नल, तो W इक्वल टू F डॉट एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F डॉट dx का इंटीग्रेशन, F का मॉडुलस dx का मॉडुलस cos थीटा, यही होगा ना। F क्या होगा, ये P एक्सटर्नल, इसी के अगेंस्ट जा रहा है ना। गैस का अपना प्रेशर जो भी हो, एक्सटर्नल प्रेशर तो P एक्सटर्नल है जो तुमने लगाया, तो फोर्स कितना होगा, P एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू dx क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो dx ही आएगा, और cos थीटा क्या होगा, फोर्स तुमने नीचे की ओर लगाया, प्रेस किया और पिस्टन ऊपर आया, तो ये cos 180 डिग्री ना, दैट इज -1 ना, माइनस P एक्सटर्नल ADX, एरिया इंटू dx, इसको क्या वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, dv, ये dv इक्वल टू A इंटू dx होगा इतना। तो ये जो वैल्यू आ गया माइनस P एक्सटर्नल इंटू dv, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dv। वर्क डन क्या है, ऑन द गैस, जो तुमने वर्क किया, गैस ने क्या वर्क किया वो हम लोग का कंसर्न नहीं है। केमिस्ट्री में क्या कंसर्न होता है कि जितना हम लोगों ने वर्क डन किया वो उसके इंटरनल एनर्जी में गया, तो हम लोगों ने क्या वर्क डन किया वो मैटर करता है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्वासी स्टैटिक, बहुत स्लो होता है, तो P एक्सटर्नल इक्वल टू ऑलमोस्ट P गैस, दोनों बराबर ही रहता है हर समय, तो W कितना होगा, माइनस P गैस dv, ये भी लिख सकते हो। ये dw था, इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा आएगा, ऐसे। तो P गैस इंटू dv, अब P गैस को तुम माइनस nRT बाई v भी लिख सकते हो, बट P एक्सटर्नल को नहीं लिख सकते। डिफरेंस क्या है, P एक्सटर्नल मान लो तुमने 5 न्यूटन निकाला, उसके लिए nRT बाई v थोड़े नहीं है, तुमने ऊपर से 5 न्यूटन लगाया, गैस का जो प्रेशर होगा वो PV इक्वल टू nRT में जाता है ना, गैस का प्रेशर हमेशा चेंज कर रहा है, बट रिवर्सिबल प्रोसेस में ये दोनों सेम होगा। तो W रिवर्सिबल रहा ना, ये क्या हो गया,
रिवर्सिबल प्रोसेस, तब पी गैस इंटू डीवी, अदरवाइज पी एक्सटर्नल इंटू वीवी। फॉर irreversible process, irreversible प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, V2 माइनस V1। तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल लिखना होगा तो ये, डब्ल्यू रिवर्सिबल लिखना होगा तो ये दो इक्वेशन आएगा। डब्ल्यू रिवर्सिबल ऐसे करना है, इरिवर्सिबल इतना रहना है। अब कोई भी रिएक्शन तुम्हें क्वेश्चन देगा, यही दो देगा, तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ये है। रिवर्सिबल तो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पढ़ते हो। इरिवर्सिबल वो ज्यादा पूछता है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में नहीं पढ़ा हुआ है, तो गलती से तुम रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा दो इसके लिए। हाँ बताओ, अभी क्लियर हुआ? डाउट है तेरे, हैंड रेज करो। क्लियर है तो यस लिख दो। साहिल यस। और कितने लोग क्लियर हुआ, यस लिखो सब। अचल अथर्व, ओके। साहिल, अचल, अथर्व, आयुष, यश, 5 of you, शुभम, श्रेड, मेहुल, सोहम, ओके। आनंदी, वेर आर यू? सौरभ, नहीं क्लियर हुआ है? आनंदी नहीं है क्या? दीप्ति, सौरभ, प्रद्युम, सिद्धेश, अदिति, अदिति, अभी उसका आगे जाएगा, बस ये फॉर्मूला क्लियर है ना, इरिवर्सिबल का क्या लिखोगे, रिवर्सिबल का अभी डिटेल जाने वाला है। ओके ठीक है, तो फॉर्मूला तो पहले याद कर लो, ये मेन पार्ट पा चुके हैं हम लोग वो सब। वर्क डन इन अ क्लोज्ड, एग्जाम्पल पिस्टन लगा दो, या ओपन सिस्टम। तो W का जो वैल्यू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ऐसे कि इक्वेशन हो गया CaCO3 सॉलिड गिव्स आउट CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो डेल्टा वी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ CO सॉलिड प्लस, प्लस तो नहीं, ये हमेशा नेग्लेजिबल होता है। कुछ वैल्यू दे रहे थे ले लेना, बट वो नेग्लेजिबल ही होगा, गैस तो पूरा रूम में स्प्रेड कर जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट हो जाता है। तो डेल्टा वी ऑलवेज ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट वी ऑफ CO2 गैस। ये कितना होगा, वर्क डन का वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल, मान लो 1 ATM है, बाहर से तो 1 ATM ही आ रहा है ना, इंटू ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर में क्या आ गया, पी एटमॉस्फेयर, या जो भी था पी एक्सटर्नल, 1 ATM हो 2 ATM हो जो भी रहे, पी एक्सटर्नल ही रखते हैं। डेल्टा वी कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO2, और वॉल्यूम ऑफ CO2 को तुम जब लिखोगे तो ये आएगा PV इक्वल टू NRT, NCO2 RT बाई पी एक्सटर्नल। प्रेशर तो उसका हमेशा ओपन कंटेनर है तो 1 ATM ही है, 1 ATM या 1.1 ATM जहां पर भी हो, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल होगा ना, तो कितना आ गया ये, माइनस NCO2RT। एक क्वेश्चन बताओ, 46 ग्राम सोडियम, इसको वाटर मिक्स करो, तो वाटर में जाके वो क्या करेगा, Na H2O से रिएक्ट करके NaOH और H2 बनेगा, है ना। P को 1 ATM ले लो, सो व्हाट विल बी द W, वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन आते रहता है। आंसर आ गया 2.23 लीटर, आनंदी -44.8, आयुष 18 जूल, यही है ना। नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस बाहर निकलेगा वही एक्सपैंड करेगा, इट इज सिंपली -NCO2RT। यहाँ कौन सा गैस बाहर निकलने वाला है, इसको नेक्स्ट पे लिखता हूँ, 46 ग्राम वाटर प्लस 46 ग्राम सोडियम प्लस वाटर है, ओके। Na plus H2O gives out NaOH plus H2।
ऐसे होगा ना कि ये 2 मोल से इसका कितना आएगा 1 मोल, गिवन 46 ग्राम सोडियम, मतलब 2 मोल ही है ना। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 1 मोल। तो वर्क डन कितना हो गया, -N H2RT ना, -1, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर नहीं मालूम है तो 25 ले लो, 298 वगैरह ले लो, एज्यूम 25 डिग्री, तो करीब करीब 300 है, तो 8 इंटू 3 25, 100 जूल के आसपास। 8.3 इंटू 3 300 है ना, 100 बार कर दो, 8.3 इंटू 3 करीब 25, ऑलमोस्ट 2500। क्लियर हो गया सबको अभी, क्योंकि और सब तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस कंडीशन है, H2 गैस, यही जो एक्सपेंड कर रहा है वर्क डन करेगा ना, डेल्टा भी इसी कारण आएगा, बाकी सब नेग्लिजिबल है। तो कभी क्लोज कंटेनर आए तो फिर ये जब नोट्स बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाता है कि अच्छा ओपन कंटेनर में ऐसे करना था। क्लियर, ओके। तो फॉर सॉलिड और लिक्विड ऐसा रिएक्शन जिसमें केवल लिए ही रहे, तब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड रहेगा तो डेल्टा एच का वैल्यू ऑलमोस्ट डेल्टा यू, क्योंकि ये डेल्टा NgRT क्या हो गया 0, तो डेल्टा एच का वैल्यू ऑलमोस्ट डेल्टा यू। सॉलिड लिक्विड होगा तो वर्क डन होगा ही नहीं, डेल्टा वी ऑलमोस्ट 0 हो गया। हाँ, तो डेल्टा एच डेल्टा यू सेम रखोगे। इन जनरल ऐसा हो गया, रिएक्शन है AA गैस gives out BB गैस प्लस C गैस, डेल्टा V इक्वल टू B VM B गैस प्लस CBM C गैस माइनस A VM A गैस। VM इक्वल टू RT/P, ऐसा लिखोगे ना, फिर जब सब गैस ही है तो डेल्टा V क्या होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, और VM इक्वल टू वही RT/P आ गया, तो कितना आ जाएगा, तो डेल्टा V जब तुम लिखोगे तो वो आ जाएगा B प्लस C माइनस A RT/P, मतलब सिंपली डेल्टा NgRT/P। गैस लॉ लगा कैसे लिख सकते हो ना, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा NgRT/P, और ओपन वेसल में वही PP कैंसिल आ गया था, W माइनस डेल्टा NgRT आएगा। एक गैस था तो NCO2 NH2 ऐसा आ गया, 2-3 गैस है तो डेल्टा NgRT आएगा, तभी W क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ये डेल्टा NH2 था इसका जगह डेल्टा Ng आ जाएगा, रेस्ट रिमेन सेम। अच्छा, W का जो वैल्यू था माइनस P एक्सटर्नल डॉट DB, माइनस P एक्सटर्नल डॉट DB का वैल्यू होगा डेल्टा NgRT बाई P एक्सटर्नल, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल्टा NgRT। अब एक गैस था तो केवल वो गैस इन्वॉल्व हुआ, नहीं तो डेल्टा Ng ले लेना। ओके, नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस पहला जो लेंगे हम लोग, ये आइसोथर्मल और रेडियाबैटिक, ये दोनों ही मेन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें आइसोथर्मल और रेडियाबैटिक के ही मिलेंगे, अब वो इजी है, टफ नहीं है।
पहला ले हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, बहुत स्लोली ले जाना इनफाइनाइट टाइम में, इक्विलिब्रियम में रखते हुए कि जितना गैस का प्रेशर है बाहर भी उतना ही रखो। मतलब रिवर्सिबल जो इन लोगों को याद ना हो, ऐसे था कि यहाँ पे 10 एटीएम है, मान लो तुम्हें 1 एटीएम पे लाना है, तो बाहर तुमने 1 एटीएम रखा तो एक ही बार 1 एटीएम पे आ जाएगा। क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा ऐसे, 1 एटीएम पे आ गया, ये रुक जाएगा जहाँ पे 1 एटीएम पे आ गया। तो ये प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या हो गया कि 10 से 1 पे ले जाना है, बट स्लोली ले जाना है, 9.9999 ऐसे लोगे, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। अब ये आ गया 9.99999, यहाँ पे 9.9999, यहाँ पे 8 रखोगे, फिर 8 पे आएगा तो ये 7 रखोगे, धीरे धीरे रिलीज करके ले जाओ, ऐसे कि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम हो गया, तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बताया था पिछले बार, क्वासी स्टैटिक, ऑलमोस्ट स्टैटिक, लगेगा ही नहीं कि प्रोसेस हो रहा है, तो वो इम्पॉसिबल सा प्रोसेस है, वो केवल आइडियल प्रोसेस है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, वो रियल प्रोसेस नहीं है। रियल प्रोसेस क्या है जो हम लोग करते हैं, इरिवर्सिबल। तो एक आइडियल प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, तुम्हारा लाइफ ही 100 साल का है, 100 साल भी नहीं, 50-60 साल सब बीते, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, तो वो सब इम्पॉसिबल प्रोसेस है। बट उसी को पढ़ते हैं पूरे फिजिक्स में, रिवर्सिबल रिवर्सिबल ही पढ़ते हो तुम, आइडियल प्रोसेस क्या ऐसा होता तो। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ना, dt का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो रिवर्सिबल बाद में करते हैं, पहले ये पार्ट याद दिला दो जो पिछले बार किया था, वो भूल गए हो तो। dt का वैल्यू 0, तो डेल्टा u कितना था, n cvm डेल्टा t, ये भी क्या हो गया 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इक्वल टू 0 डेल्टा h n cpm डेल्टा t, ये भी 0 क्योंकि डेल्टा t ही 0 है ना, और डेल्टा u इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू, जब ये 0 हो गया तो q इक्वल टू व्हाट, माइनस डब्ल्यू। तो जो तुम वर्क डन करोगे क्या होगा, वर्क डन तुम कर रहे हो, मगर कुछ भी अंदर सेव नहीं होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आना चाहिए। तो जितना तुम वर्क करोगे, एक ही काम हो सकता है ना कि जितना तुमने वर्क किया गैस उतना वो बाहर कर दे। तुमने मान लो 50 जूल वर्क किया, तब तो इसका हीट बढ़ जाता ना, तो 50 जूल बाहर कर देगा, एक्सपेल्ड कर देगा, ये बताया था मैंने, है ना। मतलब हीट रिलीज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और उल्टा हीट करोगे तो उतना हीट बाहर जाएगा। हीट जितना एब्जॉर्व करोगे, तुमने मान लो 100 जूल गैस को हीट कर दिया, तब तो 100 जूल से तो पूरा हीटेड हो जाएगा ना, तुम्हें चाहिए कि टेम्परेचर ना बढ़े उसका, तो गैस उतना वर्क कर रहे हैं जितना दिया, तो वर्क डन बाय द गैस। ये मैंने बताया था, बट सिंस जल्दी समझ में नहीं आता, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, देख लो ये चीज याद आया, आइसोथर्मल के बारे में ये बताया जो अभी नहीं याद आया, तो अभी समझ में आया, क्लियर है। यस, साहिल का क्लियर है। और हाँ, टेम्परेचर नहीं दिया है शुभम, तो 25 ले लेना। सो हम क्लियर, साहिल को याद आया, गुड। क्लियर, 25 इन जनरल लेते हैं सेट, नहीं लिया तो 25 मान लो कि रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं हम लोग, कहीं ये नहीं मानेंगे कि मतलब लैब है, पूरा ऐसी लैब है, -10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके कर रहे हैं। मान के चलो केमिस्ट्री के लैब में जितना एक्सपेरिमेंट करते हो ओपन रहता है, ओपन एयर में करके करते हैं हम लोग ऐसा 25 डिग्री, या ऐसा भी नहीं होता कि 100 डिग्री पे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, कहीं हम लोग ही सर्वाइव नहीं करेंगे। इन जनरल 25 डिग्री पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, केमिस्ट्री के लिए मानना कि अपना जो होता है ना, थोड़ा टेम्परेचर इधर उधर हो सकता है, बट 25 हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं।
ये तो गिवन रहेगा कि हीट कैरिड किया गया है 40 डिग्री पे, तो 40 कर देना और क्या। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस करें हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी ही होता ना, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना आ जाता, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी, कि डीपी डीवी जीरो हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, इसको पी गैस लिखना था ना, हाँ माइनस पी गैस डीवी का इंटीग्रेशन, और पी गैस को क्या लिखोगे, प्रेशर तो वैरी करेगा, बॉयल्स लॉ याद करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज करेगा, तो हम लोग एनआरटी बाई वी रखते हैं, ये क्या आएगा इतना, तो एन एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल है, तो ये डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन लॉग वी आएगा, इसको v1 से v2 रखोगे, तो w का वैल्यू कितना आ गया, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। अब इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये होता है ना बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इससे V2 बाई V1 कितना हो गया, P1 बाई P2, तो प्रेशर दिया रहता है, ऐसे कर दोगे, तो W का वैल्यू, W रिवर्सिबल कितना हो गया, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1 इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन P1 बाई P2, और लॉग दिया रहे, मतलब लॉग बेस 10 करना है, ये तो लॉग बेस ई था ना, तो 2.303 आर टी लॉग V2 बाई V1 इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग P1 बाई P2, ऐसा कर सकते हैं ना, तो ये आ गया W रिवर्सिबल। अब ये याद कर लेना, कहीं भी लिखा रहे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो तुम्हें वर्क डन याद आना चाहिए इतना। ओके, तो हीट पूछे तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ना, क्या आ जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। Q का ये वैल्यू होगा, सब कुछ दिया रहेगा तुम्हें, वॉल्यूम दिया रहेगा, 5 लीटर से 10 लीटर एक्सपेंड किया गया, टेम्परेचर 25 डिग्री है, 5 मोल ऑफ द गैस है, तो Q का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा, आर का वैल्यू 8.314 रखोगे तो Q जूल में आएगा, आर का वैल्यू 2 रख दोगे तो कैलोरी में आएगा, और वर्क डन हुआ कितना, इसका पी और वी का ग्राफ लोगे तो कैसा आएगा, आइसोथर्मल, ऐसे है ना, हाई पे बोला, तो पी डीवी क्या होता है, पी डीवी, मान लो ये प्रेशर लिया तुमने यहाँ पे, ये डीवी लिया है ऐसे ना, इसी तरह से इंटीग्रेट करते जाओ डीवी डीवी, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व ना, छोटा छोटा डीवी लो, मैंने बड़ा दिखाने के लिए किया, तो छोटा ऐसे लेगा और इसका डीवी एकदम छोटा ऐसे आएगा, छोटे छोटे कॉलम्स को ऐड करोगे तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा ना, वीडीपी कौन सा होगा, तो यही डब्ल्यू रिवर्सिबल हो गया ना, लॉग V2/V1, ये मैंने बताया कि कभी भी एक्सपेंशन करोगे तो वर्क डन निगेटिव, W नेगेटिव इन एक्सपेंशन,
मतलब तुम्हारा वर्क डन निगेटिव होगा ही, तुम वर्क नहीं करोगे, गैस वर्क करेगा। W पॉजिटिव कब होगा? इन कंप्रेशन, तुम कंप्रेस करोगे, कंप्रेस हो गया था, तुम बोलोगे तुमने कुछ वर्क किया। तुम कंप्रेस कर रहे हो और गैस तुमको लेके ऊपर चला जाए, तो तुम्हारा वर्क डन निगेटिव है ना। हाँ, तो ये एरिया अंडर कब आएगा? PdV। क्लियर हो गया अभी? ओके, नाउ इफ यू गो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रोसेस, सॉरी प्रेशर। एग्जाम्पल ले लो। वन स्टेप एक्सपेंशन, एक बार में एक्सपैंड करना है। तो मान लो कि एक गैस था जो कि हाई प्रेशर पे ले लो 10 atm, वॉल्यूम 1 लीटर था। अब इसको एक्सपैंड करके 1 atm पे ले आना है। तुम चाहते हो एक ही बार में आ जाए, तो तुम बाहर प्रेशर क्या रखोगे? 1 atm। तुमने बाहर से 1 atm मेंटेन कर दिया, अंदर का प्रेशर तो ज्यादा है, तो गैस एक्सपैंड होगा। तो गैस का प्रेशर धीरे धीरे कम करते करते जब 1 atm पे आएगा, फिर एक्सपेंशन रुक जाएगा। उसमें वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन, ऐसे। तो वर्क डन कितना होगा?
शुभम -9, ओके। और किसी का आंसर नहीं हुआ? अब तक माइनस पी एक्सटर्नल V2 -V1 था ना, W वैल्यू पुट करो और क्या। हाँ, -9 ATM लीटर, राइट। माइनस पी एक्सटर्नल V2 -V1, तो पी एक्सटर्नल कितना था? -1 ATM। यूनिट क्या होगा? ATM लीटर। -1 ATM। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो 10 इंटू 1 तो 1 इंटू 10, यही आएगा ना। ये कैसा है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ से, राइट। दो आंसर तुम लोगों ने किया। -9 ATM लीटर, हाँ राइट। तो विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन? नाउ इट इज नॉट एरिया अंडर कर्व, देन जूल में कितना होगा? 1 ATM लीटर होता कितना है, इसको जूल में करो, 101,325 पास्कल। और वॉल्यूम कितना होता है? लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हो, 101.325 जूल आ जाएगा 1 ATM लीटर। मतलब 100 लेके चल सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब -9 हुआ तो -900 ले लो, चल जाएगा। ऑलमोस्ट 100 जूल, ऐसे 100.3 है ना, तो बस वो याद होगा 100 का मल्टीप्लिकेशन है, ओके। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है। हम लोगों ने क्या किया? एक्सपेंशन, मतलब इधर से इधर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट था? प्रेशर ज्यादा था, कितना? 10, और उसमें वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। बाद में प्रेशर आ गया 1 ATM एंड वॉल्यूम आ गया 10 लीटर। तो W कितना था? -1 ATM, और चेंज इन वॉल्यूम हो गया 10 - 1 लीटर। तो वर्क डन जो होगा 1 ATM, कौन सा है ये? 1 ATM। प्रेशर थ्रू आउट ये है 1 ATM, इतना। और चेंज इन वॉल्यूम 10 - 1 ये है ना। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा तुम्हें ये मालूम है? A इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक रेक्टेंगल ना, A इंटू बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना। तो यहाँ पी एक्सटर्नल इंटू वी क्या होगा? एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। कौन सा रेक्टेंगल? ये पी एक्सटर्नल, ये V2 - V1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये रेक्टेंगल आएगा ना, इट इज W इरिवर्सिबल। ओके, नाउ टू स्टेज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन था, वर्क डन निगेटिव आना ही था। उस प्रोसेस को क्या किया गया ना, 10 ATM था, कितना था? 10 ATM 1 लीटर। पहले तुमने 4 ATM डाल दिया, 4 ATM डाल दिया, तो गैस एक्सपेंड होकर कितना आ जाएगा? 4 ATM पे आ जाएगा अभी। वॉल्यूम कितना होगा कैलकुलेट करो। फिर दूसरे स्टेप में तुमने क्या किया कि 4 ATM था, बाहर 1 ATM डाल दिया। अब यहां से एक्सपांड होगा तो जाके सीधे 1 ATM पे रुका वो, तो 1 ATM तक तो ले आए तुम। सो व्हाट विल बी द वर्क डन एंड विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन? ट्राई करो। पहले 4 ATM डाला तो गैस 4 ATM पे आ गया, 2 बार में किया तुमने, 2 स्टेप में। फिर 1 ATM पुट किया तो 1 ATM पे आया।
-37.5। आयुष और शुभम दोनों का यही आंसर है, माइट बी। ओके, सो W देखे हम लोगों ने क्या लिखा तुमने, -4 ATM। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब 10 × 1, तो 4 × what 2.5 आने से आ जाएगा ना, 10 × 1 10, हाँ तो ये 2.5 से आ जाएगा, तो 2.5 लीटर फाइनल माइनस इनिशियली 1 था, यहाँ आ गया -6 ATM लीटर, है ना। और ये W1 दूसरे स्टेप में करोगे तो W2 क्या होगा, -1 ATM। चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे कितना था 2.5, तो P1 V1 4 × ये 10 है, तो ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लीटर, नहीं रॉन्ग आ गया तुम लोग का, -2.5 लीटर, -7.5 ATM लीटर। तो W कितना हो गया, W1 + W2 -13.5 ATM लीटर, या 13.5 × 100 कर दोगे उतना जूल। हाँ तो इतना ATM लीटर होगा ना। इसमें 2 रेक्टेंगल आएगा, इसमें एक रेक्टेंगल आया था ना, प्रेशर हमेशा 1 था, इस बार क्या होगा, एक बार प्रेशर 4 था और वॉल्यूम 2.5 से 1 से 2.5 गया, और एक बार 2.5 से 10 गया, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट इंडिकेट कर ले, प्रेशर पहले था कितना था 10 ATM, वॉल्यूम 1 लीटर, नहीं था ना, बाद में प्रेशर कितना आ गया 4, वॉल्यूम आ गया 2.5। तो पहला वर्क डन क्या था, प्रेशर हमेशा 4 था और वॉल्यूम 2.5 -1, मतलब W1 क्या होगा, ये वाला एरिया ना, और अगले बार में क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1, उसमें वॉल्यूम आ गया 10, तो प्रेशर 1 रखोगे तो ये था 1, चेंज इन वॉल्यूम 10 - 2.5, ये ना, ये होगा W2। तो 2 लोअर रेक्टेंगल्स आर द एरिया ना, इसमें क्या हो गया, ये तो जो रेक्टेंगल हो गए, ये हो गया W1 और ये हो गया W2, क्लियर। तो यही प्रोसेस को 5 स्टेप में करोगे, 5 स्टेज एक्सपेंशन, तो क्या होगा, 5 छोटे छोटे रेक्टेंगल आएंगे ऐसे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। W 5 स्टेज में से 5 रेक्टेंगल्स। हाँ, नाउ n स्टेज वेयर n टेंस टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट स्टेप में करोगे तो क्या होगा, कौन सा एरिया होगा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ले लो, दैट बिकम्स एरिया अंडर कर्व ना, उसी को बोलते हैं ना रिवर्सिबल प्रोसेस, जो इनफाइनाइट स्टेज में हो, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, तो उसका एरिया क्या होता है, वर्क डन, दिस ना, तो वर्क डन बाय द गैस is maximum, work done by the gas is maximum in what, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट पूछते रहते बार बार, ये याद कर लेना, सबसे ज्यादा वर्क डन बाय द गैस कब होगा, जब वो रिवर्सिबल हो गया, तो पूरा बड़ा सा एरिया हो गया, नहीं तो छोटे छोटे रेक्टेंगल आ रहे थे। क्लियर। ओके,
तो कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ किसका वर्क डन ज्यादा हो गया, इरिवर्सिबल छोटा है ना, देन रिवर्सिबल। मॉडुलस की बात कर रहा हूँ ना, निगेटिव साइन नहीं, विथ साइन करोगे तो उल्टा होगा, निगेटिव साइन है ना, डब्ल्यू रिवर्सिबल मतलब माइनस मतलब और बड़ा हो गया ना, मतलब छोटा पड़ जाता है। ऐसा होगा ना, निगेटिव था ना फॉर एक्सपेंसिव। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की। कंप्रेशन में क्या होगा, सेम प्रोसेसेस। पहला हो गया वन स्टेज एक्स कंप्रेशन, स्टेज या स्टेप जो भी लिखो, कंप्रेशन। एक स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, मान लो प्रेशर ऐसे है 1 atm, तुमने बाहर से प्रेशर डाल दिया 10 atm, वॉल्यूम इक्वल टू 10 लीटर। एक ही बार में 10 atm पे डाल दो, टी कांस्टेंट था तो क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 डायरेक्ट ये 10 atm पे आकर रुकेगा। वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर आ जाएगा ना, P1 इक्वल टू P2 वही 10 atm है। तो वर्क डन कितना होगा अभी, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। वर्क डन बहुत ज्यादा होगा, पी एक्सटर्नल तो ज्यादा था ना 10 atm, और वॉल्यूम में चेंज 1 लीटर माइनस 10 लीटर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस तो आना था ना, कंप्रेसर में तो तुम वर्क करते हो ना, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन, ये ए है बी है, तो तुम ए से बी की ओर ला रहे हो, ये प्रेशर था और ये वॉल्यूम था, तो इधर आ रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। हम्म, ये ए है ये बी है, तो ये जो प्रेशर हो गया 10, वॉल्यूम 1, और यहाँ पे उल्टा, ये प्रेशर 1 वॉल्यूम 10। तो पॉइंट पे पहले 1 atm 10 लीटर था, फिर गैस का कितना हो गया इधर ना, तो कौन सा एरिया हो गया, प्रेशर हमेशा 10 atm रखो, तो ये 10 atm, ये वाला पार्ट इंटू चेंज इन वॉल्यूम, 1 लीटर 10 लीटर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये एरिया ना, दैट इज डब्ल्यू इरिवर्सिबल। क्लियर हो गया। नाउ टू स्टेप, टू स्टेज कंप्रेशन उसी तरह से, उसमें दो रेक्टेंगल आएंगे, जैसे इसमें दो आ गए थे ना, इसमें भी इस तरह से दो बड़े रेक्टेंगल आएंगे, तो कंप्रेशन में वर्क डन फिर भी थोड़ा तो कम हो गया ना, 5 स्टेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हो गया पीवी। अब नाउ एन स्टेज, वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या होगा,
नाउ इट विल बिकम एरिया अंडर कर्व, यही हो गया ना, यही रिवर्सिबल प्रोसेस था ना। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। यहां भी क्या हो गया, W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। ये मॉड रखो चाहे ना रखो, ये तो पॉजिटिव ही था ना। हाँ, अब बताओ ये क्लियर हुआ इतना, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। ओके, एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर किया हम लोगों ने। इसमें कई लोगों को डाउट होता है, बुक्स में भी सही से एक्सप्लेन नहीं है, तो समझ लेना सही से। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एक्सपेंशन एकदम फ्री हो जाए, कुछ भी ना रहे बाहर, मतलब पी एक्सटर्नल वैक्यूम कर दो यहाँ पे, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मतलब अगेंस्ट वैक्यूम, मतलब पी एक्सटर्नल क्या हो गया यहाँ पे, 0 ना। तो वर्क डन क्या आएगा फिर, गैस को कोई बाहर से रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, 0 ना, तो वर्क डन 0। आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो 0 था ही, डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी एम डेल्टा टी, ये तो 0 था ही, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों 0 हो गया, तो क्यू भी 0 हो गया, तो सब 0 हो गया। डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी एम डेल्टा टी, ये भी 0 हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन में फ्री का मार्क्स होता है, जो पूछे 0 एकदम फ्री का मार्क्स आएगा, पूछे फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, सब 0, डब्ल्यू 0, डेल्टा यू 0, क्यू 0, डेल्टा एच 0, तो पूछेगा ही, एक क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। Okay, now we go for adiabatic process. आइसोथर्मल हो गया, दूसरा मैंने बोला इंपॉर्टेंट एडियाबेटिक, बाकी जब सो था डेफिनेशन सब थी, वो नहीं था। आइसोथर्मल एडियाबेटिक का वर्क डन मेनली आते रहता है, आइसोथर्मल का वर्क डन जिसका भी पूछेगा आप तुम कैलकुलेट कर पाओगे। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था, भूल गए हो तो याद कर लें, क्यू का वैल्यू 0, डेल यू का वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 0, कंप्रेशन में तुमने वर्क डन किया तो वो किधर जाएगा, इसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो जो भी तुम वर्क करोगे हीट तो इधर उधर जा नहीं रहा है, सबके सब इंटरनल एनर्जी में, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी is equal to work done on the system। अब मान लो कि ऊपर हो जाए, गैस एक्सपेंड कर जाए, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना। तो गैस को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगा, मतलब गैस कूल हो जाएगी, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। गैस वर्क कर रहा है
तो उसको हीट तो दिया नहीं हम लोगों ने, तो किसके कॉस्ट पर कर रहा है? अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे, तो बदले में गैस कूल होगा। क्लियर हो गया ये? तो नेचर में कहाँ देखोगे तुम एडियाबेटिक प्रोसेस? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ क्यू जीरो होगा? मतलब पूरा इतना इंसुलेटेड वेसल लेके कैसे हम लोग कंप्रेशन एक्सपेंशन करेंगे? तो नेचर में कोई भी प्रोसेस जो बहुत फास्ट होता है ना, वो एडियाबेटिक होगा। वो हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगा। जैसे तुम जा रहे हो बाइसिकल से, अचानक बाइसिकल का ट्यूब बस्ट हो जाए, तो बस्ट होगा तो गैस जब बाहर निकलेगी तो उतने देर में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, 1 सेकंड के अंदर तो बाहर आ जाएगी वो। तो क्यू का वैल्यू जीरो होगा, उसमें हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं। बट गैस तो वर्क किया, गैस का क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। तो वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जब वो गैस बाहर आएगा तो कूल होगा जितना होगा, है ना? मतलब वो एक बलून को प्रिक कर दो, तो जो गैस बाहर आएगा थोड़ा कूल होगा। क्यों? वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तुम हीट नहीं कर रहे हो, तो अपनी इंटरनल एनर्जी लेके वो बाहर रहता है। जैसे मैंने बोला था, घड़े में पानी रखो ठंडा हो जाता है। क्यों? घड़े में जो पानी रखोगे तो वाटर धीरे धीरे बाहर आएगा, बाहर आएगा वो इवेपोरेट होगा। तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए एनर्जी चाहिए तो मालूम है, बट एनर्जी कहाँ से मिलेगा? उसे नहीं मिल रहा है। तो इंटरनल एनर्जी लेके उसे एक्सपेंड कर जाता है, तो बदले में उसका एनर्जी कम हो जाता है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। क्लियर हुआ? वर्क इज डन बाय द एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक रेफ्रिजरेटर को रूम में ओपन कर दो तो क्या रूम कूल हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। रूम कूल होगा? नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर का क्या करता है? तुम इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उल्टा हॉट हो जाएगा। नहीं तो सब एयर कंडीशन ना लेके थोड़ा फ्रिज ही ले लेते हैं, 2-4 फ्रिज लेके चारों ओर लगा दो। बट होगा क्या कि मान लो कि वो उसमें मोटर लगा रहता है, जो हीट खींचता है ना, वो बाकी हीट बाहर निकालता है। तो बाहर कहाँ निकालता है? रेफ्रिजरेटर के पीछे वॉल पे, है ना? तो मान लो 20 जूल हीट उसने पुल किया फ्रिज के अंदर से, तो 10 जूल उसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी लगा, 30 जूल बाहर भेजेगा। तो ओवरऑल किचन में तुम्हारा क्या होता है? वो हीट प्रोड्यूसिंग, ओवरऑल किचन को हॉट करेगा वो। जितना वो एनर्जी ले रहा है 20 जूल, उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी अपना हीट भेजेगा वो। मोटर जो वर्क किया वो भी तो हीट एनर्जी के रूप में जाएगा, गर्म होगा ना मोटर, तो वो भी जो होगा ना 10 जूल बाहर भेजता है। तो 20 जूल रेफ्रिजरेटर्स निकाला, 10 जूल अपना ऐड किया, 30 जूल करके भेज दिया। जबकि एयर कंडीशनर में क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछते हैं। रेफ्रिजरेटर ओपन करोगे तो रूम गर्म हो जाएगा, ये मत सोचना ठंडा होगा। और रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा रखता है, बाहर गर्म करता है। क्लियर? हाँ, ओवर हीट हो जाएगा। और एयर कंडीशन का क्या कंसेप्ट है? सेम है। वो भी इधर से हीट खींचता है, वो फेंकता कहाँ है? और उसका आउटडोर यूनिट कहाँ होता है? बाहर ना। हाँ, स्प्लिट एसी लोगे तो बाहर होगा। विंडो एसी भी चलता था, तो उसमें विंडो एसी में भी क्या भेजता है? वो बाहर की ओर भेजता है ना। तो तुम्हें ठंडा कर रहा है, पूरा क्लाइमेट को गर्म कर रहा है वो। ये सब क्या होता है कि तुम्हें ठंडक पहुंचाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी को गर्म करते हैं वो। तो ये क्वेश्चन आते रहता है कि पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं लोग। बट मजेदार बात है कि आईटी लीडर में पिछले बार मैंने पूछा था, किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि क्वेश्चन आता है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो मिस करते हैं, बट रैंक तो सबका अच्छा है। 900, 1200, 1500 सब रैंक लेकर तो आए ही थे, बट ये सब क्वेश्चन नहीं मालूम था, और ये सब है नोट्स में। ये सब लर्न कर लेना कि रेफ्रिजरेटर ऑन करोगे तो हॉट हो जाएगा। ओके, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, बंद कर दे, छोड़ो एडियाबेटिक है, क्या एक्सपेंड करेंगे, है ना? अगले बार ओवर हो जाएगा, बट एक्सपेंड कर दूं क्या? तुम लोग क्या चाहते हो बताओ? एक्सटेंड करें? लेक्चर एक्सटेंड करें कि छोड़ दें? एक सेशन का हो जाएगा। एक्सटेंड करूं? ओके। यस सर, ऑफ कोर्स।
एक्सटेंड करो। दो लोगों ने एक्सटेंड करने को बोला, और लोगों का आंसर जल्दी बोलो तब मैं एक्सटेंड करूंगा। यस नो लिखो जल्दी। छोड़ दो, यस ने बोला, ठीक है। तो 2-1 के फेवर में एक्सटेंड करने का। साहिल और आनंदी ने बोला एक्सटेंड करो, यश बोल रहा नहीं करो। और लोग जल्दी से बोलो। नहीं तो 2-1 के वोट के अकॉर्डिंग मुझे यस करना है। हाँ मेहुल यस, तो 3-1 हो गया। ठीक है, और कोई नहीं लिख रहा है तो 3-1 के अकॉर्डिंग मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यस। नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो ये हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये सब, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे अभी हम लोग। तो डी क्यू का वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। अब डेल्टा यू का वैल्यू हर हालत में क्या होगा, डब्ल्यू। और डेल्टा यू कितना होता है, एन सी वी एम डेल्टा टी। ये डेल्टा यू है। तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू तो है ही, और डेल्टा यू हर हालत में एन सी वी एम डेल्टा टी तो है ही है। अब क्या होगा, एक फॉर्मूला आएगा सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। वो कैसे आता है उसको डिराइव करें। डी एच विल बी डी यू प्लस डी पी बी, ऐसे है ना। तो डी एच विल बी डी यू प्लस डी पी वी को क्या रखोगे, एन आर टी। एच इक्वल टू यू प्लस पी वी था ना, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। तो डी एच बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, विल बी डी यू बाई डी टी प्लस एन आर बच जाएगा। ये डी टी इधर लेकर आए थे, और यही सीपी था ना। सीपी इक्वल टू सी वी प्लस एन आर। अब n से डिवाइड कर दो, तो Cp बाई एन माइनस Cp बाई एन इक्वल टू Cv बाई एन प्लस आर। और ये Cp बाई एन मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, Cpm इक्वल टू Cvm प्लस आर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि Cp इक्वल टू Cv प्लस आर। फिजिक्स में Cv प्लस आर लिखेगा, हम लोग Cpm लिखते हैं और Cvm लिखते हैं। तो Cpm इक्वल टू Cvm प्लस आर, ऐसे आ गया। तो क्या होता है कि कई बार डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा एच क्या था, एन सीपीएम डेल्टा टी। तो तुम्हें सीवीएम दिया रहेगा, तो उसमें आर ऐड करो तो सीपीएम आ जाएगा, फिर एन सीपीएम डेल्टा टी कर दो, हो जाता है। ओके, इसके अलावा एक और था, सीपीएम इक्वल टू क्या हो गया, सीवीएम प्लस आर। अब इसको सीवीएम से डिवाइड करते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया इंपॉर्टेंट वन, सीपीएम बाई सीवीएम, और ये हो गया सीवीएम बाई सीवीएम प्लस आर। ये हो गया गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी को गामा लिखेंगे हम, भाई आर बाई सी वी एम है। ये आ गया आर बाई सी वी एम प्लस वन। तो गामा इक्वल टू, तो ये नहीं सी वी एम लिखो, तो सी वी एम का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, गामा माइनस वन बाई आर, आर बाई गामा माइनस वन। तो सी पी एम कितना था, गामा सी वी एम, तो हो गया गामा आर बाई गामा माइनस वन। ये दोनों फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी का गामा नोन है तो तुम सीवीएम सीपीएम निकाल सकते हो। जैसे लर्न करोगे तो फॉर मोनोएटॉमिक CBM इक्वल टू 3R/2, CPM इक्वल टू कितना होगा, CVM प्लस आर ना, आ जाएगा 5R/2। डायटोमिक के लिए तो गामा का वैल्यू कितना हो गया, CPM/CVM। लर्न कर लेना ये डेटा। तो 5R/2/3R/2, यहाँ जाता 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक। फॉर डायटोमिक CVM इक्वल टू 5R/2। CPM कितना होगा,
CVM प्लस R, तो आ जाएगा 7R/2, और गामा का वैल्यू CPM/CVM मतलब 7/5। ये सब लर्न कर लेना, मोनो का कितना होगा, डाई का कितना होगा। ओके, मोनो और डाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राई एटॉमिक का क्या होगा, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर हो, एग्जाम्पल CO2, तो गामा का वैल्यू आएगा 7/5, और नॉन लीनियर हो, ये सब का डेरिवेशन भी है बट जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, जैसे SO2 वगैरह, तो CVM आएगा 3R, उसको कर लेंगे बाद में। CPM इक्वल टू 4R, तो गामा का वैल्यू जो होगा 4/3 आ जाएगा। कितना लर्न कर लोगे। अब W कितना आया था, डेल्टा U इक्वल टू NCVM T2 - T1, और NCVM को क्या लिख सकते हो, R/γ-1 T2 - T1, और NR T2 - T1 को लिख सकते हो P2V2 - P1V1 बाई γ-1, del U इक्वल टू W। ये होता है, तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, ऑलवेज वर्क डन जब लिखना होगा तो डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U कितना हो गया, P2V2 - P1V1 बाई गामा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो भी रहे, वैल्यू इतना ही आएगा। इतना क्लियर हुआ सबको। ओके, यस, ओके। तो अब हम लोग करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यही फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत डेप्थ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ भी ठीक ठाक डिटेल है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा, तब क्या हो गया, इतना तो हो गया कि DU इक्वल टू DQ प्लस DW, यही टर्म जीरो हो गया, DU कितना हो गया, NCVM DT इक्वल टू DW कितना हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ से एक चेंज आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब बहुत स्लो, कभी भी रिवर्स कर सकते हो उसको। पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होगा ऑलमोस्ट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ पे NCV CVM के क्या लिखता था, लिखना था R इंटू गामा -1 DT, माइनस पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख दो, और इसको PDV ही लिखते हैं, माइनस PDV ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पी गैस को क्या लिख देंगे, माइनस NRT/V DV, और ये हो गया NR DT/γ-1, ऐसे हुआ ना, तो NR तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया DT/T इक्वल टू माइनस DV/V का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे γ-1 एक बाहर था, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो V1 से V2, और ये T1 से T2, तो 1/γ-1, और ये हो गया ln T2/T1, और ये होगा माइनस ln V2/V1। तो अभी कितना आ जाएगा, तो उसको उधर ले लें हम लोग, ln T2/T1 इक्वल टू माइनस γ-1, तो इसको 1 माइनस गामा कर दें, ln V2/V1, या इसको वही रखो,
गामा -1 रखो, अब माइनस को इधर ले लो तो ln v1/v2 हो जाएगा। माइनस के इनसाइड लगो तो ln x इक्वल टू ln 1/x ना, इस तरह से आ जाएगा। तो गामा -1 को तुम पावर में कर सकते हो, ये जाकर उधर पावर हो जाता है ना, ln v1/v2 रेज टू पावर गामा -1। अब ln हटा दो तो t2/t1 विल बी v1/v2 रेज टू गामा -1 आ जाएगा। t2/t1 इक्वल टू v1/v2 रेज टू गामा -1, मतलब t2 v2 रेज टू गामा -1 इक्वल टू t1 v1 रेज टू गामा -1। ऐसा एक फॉर्मूला आ गया ना ये। तो कभी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक लिखा होगा उसमें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट लिख दे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में यही चीज नहीं आएगा, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस, ये पार्ट नहीं आएगा ना। या लिख दे अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये पार्ट नहीं आता। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या आ गया हम लोग का, टीवी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। पी और वी के टर्म में क्या आएगा, ये टी को क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी टी इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी ना। तो टी का जो वैल्यू होगा pv/nr, तो इसको रख दो pv/nr v रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, pv रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा, ये ज्यादा फेमस है रादर देन फर्स्ट वन। मतलब p1 v1 रेस टू गामा इक्वल टू p2 v2 रेस टू गामा एडियाबेटिक के लिए। जबकि गामा 1 हो जाए तो p1 v1 इक्वल टू p2 v2 आइसोथर्मल प्रोसेस था वो। ये हो गया टीवी, ये पीवी, और क्या बच गया, पी और टी का रिलेशन। तो पी और टी का रिलेशन कैसे होगा, इस पर पी, ये गामा था ना, वी को लिख देते हैं टी के लिए nRT/p कर दें, तब होगा ना बाई रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या बच जाएगा, p1 माइनस गामा t गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीन इक्वेशन आया ना, ऑल अबव वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। इट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिंपल क्वेश्चन भी देता है तुम्हें, देखना सिंपल क्वेश्चन होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें p1 v1 p2 v2 गिवन रहेगा, गामा बताना है। p1 इतना है, v1 इतना था, उसको एक्सपेंड किया, p2 ये हो गया, v2 ये हो गया, गामा क्या है, या गामा दे दिया है, p1 v1 और v2 दे दिया, कोई तीन दे दिया, चौथा पूछ रहा है, p2 पूछ रहा है, इस फॉर्मूला में करके हो जाएगा ना। ओके, नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस। दो तरह का इरिवर्सिबल क्वेश्चन, मतलब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स ना, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो पहला प्रोसेस तो हो गया कि फ्री एक्सपेंशन, पहला हो गया फ्री एक्सपेंशन, इसमें फिर फ्री का मार्क्स सब कुछ जीरो कर देना, मतलब अगेंस्ट वैक्यूम। तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल 0, तो W माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, ये भी 0, del U इक्वल टू Q प्लस W, W 0 Q 0। फ्री एक्सपेंशन वो आइसोथर्मल था, ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक मतलब कैसा हो गया कि इस तरह से यहाँ वैक्यूम कर दिया और यहाँ एडियाबेटिक वॉल लगा दिया कि हीट जा ही नहीं रहा है ना, मतलब Q 0 था ना यहाँ, और यहाँ प्रेशर भी 0 रखा हुआ, तो del U भी 0 हो गया, तो सब तो 0 ही आ गया ना। del U 0 हो गया मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा H भी 0 होगा। ये सब 0 फ्री वाला मार्क्स है ना। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट फाइनाइट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर
तब तक डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में क्या हो गया, ये तो जीरो था ही, और डेल यू को हमेशा क्या लिख दोगे, एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन, और डब्ल्यू कितना हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। बस यहीं पे रुक जाएगा वो, पी गैस तो लिख ही नहीं पाएंगे कि एनआरटी बाई पी होगा, तो पी वी रेस टू गामा और ये सब तो वैलिड ही नहीं होगा इसके लिए वो सब वैलिड नहीं होता। तो ये पूछते रहते हैं वो कि तुम वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर रहे हो ना, तो फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये यहीं पे रुक जाता है इसका। इसको फर्दर आगे डिराइव कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी इतना से सॉल्व हो जाता, बट आगे और डिराइव कर लें। मान लो फॉर्मूला याद करना चाहते हो, टी टू माइनस टी वन, तो पी एक्सटर्नल को क्या रखोगे, माइनस एन आर टी बाई पी, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी टू हो गया एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। एन आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी वी एम टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल आर टी टू बाई पी टू माइनस टी वन बाई पी वन। इससे सॉल्व होगा ना, एन कैंसिल हो गया। तो ये आईआईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे थर्मोडायनेमिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही, अच्छे से लर्न करना। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देखो पिछले जब से आईआईटी स्टार्ट हुआ ये सब क्वेश्चन आते ही रहा है। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हम लोग को क्या आदत है देखने का, रिवर्सिबल, पूरे और उसमें फिजिक्स में रिवर्सिबल एडियाबैटिक करोगे, इरिवर्सिबल कल केमिस्ट्री में करते हो, तो जानबूझ के देते हैं कि क्या वो फॉर्मूला लगा दे दोगे क्या, पीवी रेस टू गामा वाला, वो नहीं लगाना। मतलब पीवी रेस टू गामा वाला फॉर्मूला सब वैलिड नहीं है, पीवी रेस टू गामा नॉट कांस्टेंट, ये सब वैलिड ही नहीं है। पीवी गामा कांस्टेंट था ना, वो रिवर्सिबल के लिए था, इसके लिए नहीं थी। इसके लिए जो भी क्वेश्चन आए बस इसी फॉर्मूला से होगा जो अभी लिखा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके अब हाँ, तो ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इससे सब हो जाएंगे। बाकी सब छोटे छोटे कंसेप्ट पड़े हुए थे, जैसे कि किसका कर्व ऊपर रहेगा किसका नीचे जाएगा, है ना, तो वो देखें। ये दोनों का कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। कंपेरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ओके, इसमें क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इक्वल टू P आइसोथर्मल V2 मान के चले, तो V2 बाई V1, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, P1 बाई P आइसोथर्मल। ये क्वेश्चन 1। एडियाबैटिक रहता तो क्या होता, P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P एडियाबैटिक V2 रेस टू गामा, तो V2 बाई V1 रेस टू गामा इक्वल टू P1 बाई P एडियाबैटिक, यही है ना इक्वेशन 2। अब ये क्या होगा, P1 बाई P आइसोथर्मल is greater than, sorry, P1 by P adiabatic is greater than P1 by P isothermal। कैसे, इसका मतलब P isothermal is greater than P adiabatic, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
तो एक है V2/V1, मान लो वैल्यू 5 हो गया, और ये 5 गामा, गामा का वैल्यू 5/3, 7/5, 1 से ग्रेटर ही है ना, तो पावर 1 से ग्रेटर होगा तो वो V2/V1 गामा इज ग्रेटर देन V2/V1 ना। हाँ, क्यों V2/V1 गामा इज ग्रेटर देन V2/V1, तो ये P isothermal इज ग्रेटर देन P adiabatic। तो प्रेशर किसका ज्यादा आएगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा देन एडियाबेटिक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इतना क्लियर हो गया ना। हाँ, ये सब फिजिक्स के साथ कॉमन पार्ट है। ओके, तो बस ये ग्राफ भी एक आएगा ही जब ये किसका ग्रेटर होता है, पी और वी लोगे, तो यहां से प्रेशर स्टार्ट किया, तो ये जो कर्व होगा आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक थोड़ा डीप जाएगा ऐसे, एडियाबेटिक। वर्क डन किसका ज्यादा हो गया, ये देखोगे तो W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। एडियाबेटिक नीचे से इस तरह से जा रहा है। ये वॉल्यूम हम लोग सेम मान के चल रहे हैं कि फाइनली मान लो V1 से V2 पे आ रहा है, सेम फाइनल वॉल्यूम, और सेम फाइनल प्रेशर तक आ रहा है। तो मतलब ये P1 था, और P1 से ये कुछ P2 तक, यहाँ पे ये P2 हो गया, तो ये आइसोथर्मल का था, और ये एडियाबेटिक यहाँ पे आ गया, प्रेशर तो रुक गया वो, वैसे आगे जाता ना इस तरह से, तो आगे नहीं गया, सेम प्रेशर पे रुक दिया गया, इसी प्रेशर पे P2 पे, तो ये W एडियाबेटिक हो गया, और आइसोथर्मल क्या हो गया, ये W आइसो हो गया पूरा। क्लियर हो गया सबको अभी। ओके, V आइसो इज ग्रेटर देन V एडियाबेटिक, और इसको उल्टा साइड ले जाया जाए तो ऐसे पड़ जाएगा, ये इधर ऐसे, तो एडियाबेटिक ऊपर जाएगा और आइसोथर्मल इधर जाएगा, और इधर ये आइसो हो जाएगा और ये एडियाबेटिक होगा। आइसोथर्मल समझ में आया ना, क्या करना है, ऐसे पास करना है आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक ऐसे पास करेगा, ये एडियाबेटिक का लाइन, तो ये आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा दिख रहा है एक्सपेंशन में, है ना, बट कंप्रेशन में एडियाबेटिक का वर्क डन ज्यादा दिखेगा। एरिया अंडर कर्व किसका ज्यादा होगा, एडियाबेटिक का ज्यादा होगा ना, तो ये भी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लोगे। यस, 5 मिनट और हम लोग का टॉपिक खत्म। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, PV रेज़ टू x इक्वल टू कांस्टेंट, x में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जबकि PV रेज़ टू गामा करोगे तो एडियाबेटिक होगा। गामा तो फिक्स है ना, मोनोटॉमिक का 5/3, डायटोमिक 7/5, एक फिक्स वैल्यू के लिए, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको पॉलीट्रॉपिक बोलेंगे हम। वहाँ PV रेज़ टू गामा कांस्टेंट था। तो फॉर एन आइडियल गैस, इससे की कुछ फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला बस डिराइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला में नहीं याद कर लेना, और वो क्वेश्चन आएगा ही। PV इक्वल टू nRT है,
तो पीवी को क्या लिख सकते हो तुम, के वी रेस टू माइनस एक्स, यहाँ से पीवी एक्स एक्स इक्वल टू के है ना, तो पी इक्वल टू के वी रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू इंटू क्या हो गया यहाँ पे वी ना, इंटू वी इक्वल टू एन आर टी, हो गया के वी वन माइनस एक्स इक्वल टू एन आर टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, किया जाएगा के वन माइनस एक्स वी वन माइनस एक्स माइनस वन डी वी इक्वल टू एन आर डी टी ऐसे। नाउ डी वी बाई डी टी का जो वैल्यू आ गया एन आर के वन माइनस एक्स वी रेस टू माइनस एक्स, इक्वेशन वन। और एक इक्वेशन था हम लोग का फर्स्ट लॉ से, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको लिख सकते हो एन सी वी एम डी टी इक्वल टू एन सी डी टी, एन सी एम डी टी जो भी इक्वेशन का प्रोसेस हो, माइनस पी डी वी। इसको आगे लिखे हम लोग इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन सी एम डी टी इक्वल टू एन सी वी एम प्लस पी डी वी। भाई पी डी वी आ जाएगा अभी। अब यहाँ एन डी टी से डिवाइड कर दो तो सी एम का वैल्यू सी बी एम प्लस पी डी वी बाई एन डी टी, इक्वेशन टू हो गया ये। इक्वेशन वन इधर था, डी वी बाई डी टी इक्वल टू दिस। अब ये दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, डी वी बाई डी टी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो डी वी बाई डी टी पी डी वी बाई एन डी टी करें हम लोग, ये हो जाएगा पी बाई एन, और डी वी बाई डी टी वहां से क्या आ रहा है एन आर के वन माइनस एक्स वी रेस टू माइनस एक्स, यहाँ से एन कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये पी आर वी रेस टू माइनस एक्स, ये बच गया पी आर के वन माइनस एक्स वी रेस टू एक्स को ऊपर लिख दिया हम लोग। अब इसको लिख सकते हो तुम, पी को क्या लिख सकते हो, पी वी रेस टू एक्स मतलब के आया था ना, के इंटू आर बाई के वन माइनस एक्स, पी वी रेस टू एक्स को इसको क्या लिख दिया के, तो के कैंसिल हो गया, आर बाई वन माइनस एक्स, तो सी एम कितना आ गया सी वी एम प्लस आर बाई वन माइनस एक्स। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, आते रहता है आईआईटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। कैसा क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल फॉर ए प्रोसेस पी वी स्क्वायर इक्वल टू के, तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी एम का वैल्यू सी वी एम प्लस आर बाई वन माइनस टू सी वी एम माइनस आर, ऐसे डायरेक्ट आंसर। फॉर अ प्रोसेस पी वाई वी इक्वल टू के, क्या आएगा इसका सी एम इक्वल टू सी वी एम प्लस वॉट, सी एम इक्वल टू सी वी एम प्लस आर बाई वन माइनस एक्स इक्वल टू के वन माइनस एक्स, तो वन माइनस माइनस वन ना, तो सी वी एम प्लस आर बाई टू, सी वी रेस्ट माइनस वन है यहाँ पे।
PV रेस टू -1 इक्वल टू के। x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू -1 ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद कर लोगे। क्लियर? क्या पूरा बुकलेट लर्न करके आओ, पूरा बुकलेट सॉल्व करके आओ। सिलेबस हो गया हम लोग का। अगले 2 लेक्चर में हम लोग केवल डाउट करेंगे। अगर डाउट नहीं होगा तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगले बार सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके हाँ ठीक है, इसका मैं PDF भेजता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा।